हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम डील करने वाले हैं PETSV 101 वैल्यू एजुकेशन। आज हम इसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट कोड टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। इन केस परचेज़ करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन? एक्सप्लेन। Moral education and religious education are two important parts of human learning. Both help people become better individuals, but they are different in their purpose, content, and approach. Moral education teaches values and that help people live responsibly and peacefully in society, while religious education teaches the belief, tradition, and practices of a particular religion or different religion. Understanding the difference between them help us appreciate their unique roles in education. Okay, so moral education and religious education दोनों का पर्पस इंसान को बेटर बनाना है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होते। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ओके, मॉरल एजुकेशन हमें अच्छे वैल्यूज़ और एथिकल बिहेवियर सिखाती है, जबकि रिलीजियस एजुकेशन हमें किसी रिलीजन के बिलीफ, ट्रेडिशन, रिचुअल, स्पिरिचुअल टीचिंग, ये चीज़ों के बारे में नॉलेज देती है। सिंपल वर्ड्स में मॉरल एजुकेशन बताती है कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, एंड रिलीजियस एजुकेशन हमें ये बताती है कि किसी रिलीजन की टीचिंग एंड बिलीव्स क्या हैं। ओके, अब दोनों को हम डिटेल में देखते हैं। मीनिंग ऑफ मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग गुड वैल्यूज़, ethical behavior, social responsibility. It encourages qualities such as honesty, kindness, respect, compassion, fairness, discipline, and responsibility. Its main aim is to help students make the right decision, develop good character, and become responsible citizens. Moral education एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अच्छी वैल्यूज़, एथिकल बिहेवियर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिखाया जाता है। ये ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, ये सारी क्वालिटीज़ को एनकरेज करती है, जिससे स्टूडेंट सही डिसीजन लेते हैं और एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करते हैं, साथ में ही अच्छे सिटीजन भी बनते हैं। मॉरल एजुकेशन इज़ यूनिवर्सल बिकॉज these values are accepted by people from different cultures and religions. It does not promote any particular religion. मॉरल एजुकेशन किसी एक रिलीजन से जुड़ी नहीं होती, ये यूनिवर्सल वैल्यूज सिखाती है। यूनिवर्सल वैल्यू मतलब इसे हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी सोसाइटी हो, हर जगह से इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इसलिए ये कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन प्रमोट नहीं करती। मीनिंग ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। Religious education is the study of religious belief, sacred book, tradition, festival, ritual, and moral teachings of one or more religion. It helps students and understand the history, culture, and spiritual value of different faith. Religious education may also encourage faith and devotion depending on the educational system. Religious education का मतलब होता है कि अलग अलग religion के belief, holy book, tradition, festival, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना। जैसे हिंदुज़म हो गया, है ना, सिखिज़म हो गया, इस्लाम हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया। ठीक है, तो इस एजुकेशन का पर्पस होता है कि लोग अपने और दूसरे रिलीजन्स को समझें और उनकी रिस्पेक्ट करें। इट्स पर्पस इज़ टू इंक्रीज रिलीजियस नॉलेज, प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रिलीजन एंड हेल्प द लर्नर्स अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल लाइफ। रिलीजियस एजुकेशन ये फेथ को भी इनकरेज करता है, डिवोशन को भी इनकरेज करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एजुकेशनल सिस्टम है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको रिलीजन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड आप हर रिलीजन के बारे में जानते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? टीचर्स यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़, इसमें आपको यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाती है, और यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ, वर्शिप एंड ट्रेडिशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फोकस ऑन गुड कैरेक्टर एंड एथिकल बिहेवियर, यहाँ पे अच्छे कैरेक्टर पे फोकस किया जाता है, एथिकल बिहेवियर पे फोकस किया जाता है।
और यहाँ पे आपका क्या फेथ है, क्या वर्शिप करना है, रिलीजियस के ट्रेडिशन को लेके डिस्कशन होता है, फोकस किया जाता है। डज नॉट बिलोंग टू एनी वन रिलीजन, ये किसी भी एक रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये वन और मोर स्पेसिफिक रिलीजन से कनेक्टेड होता है। प्रमोट ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, ये जो क्वालिटीज़ है इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर किसी भी रिलीजियस टीचिंग एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सूटेबल फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, ये हर इंसान के लिए सूटेबल होता है, लेकिन रिलीजियस एजुकेशन अलग अलग रिलीजन के हिसाब से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। एम टू क्रिएट रिस्पॉन्सिबल एथिकल सिटीजन, सिटीजन, यहाँ पे फोकस किया जाता है कि पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल सिटीजन बने। और यहाँ पे क्या फोकस होता है कि रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस डेवलप करना होता है। यहाँ का एम क्या होता है रिलीजियस एजुकेशन का, कि रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस डेवलप करना होता है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। Although they are different, moral education and religious education are closely related. Most religions teach moral values such as truthfulness, love, forgiveness, and respect for others. Therefore, religious education often includes moral lessons. However, moral education can be taught without referring to any religion, making it suitable for all the student of background. ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दोनों अलग हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड हैं। लगभग हर रिलीजन ये बोलता है कि आपको सच बोलना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, काइंडनेस आपके लाइफ में होना चाहिए, रिस्पेक्ट आपको करना चाहिए। तो ये सारी मॉरल वैल्यूज़ तो हर रिलीजन सिखाता है, इसीलिए रिलीजियस एजुकेशन में भी मॉरल लेसन्स इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन मॉरल एजुकेशन को पढ़ाने के लिए किसी भी रिलीजन का रेफरेंस लेना ज़रूरी नहीं होता। इसी वजह से मॉरल एजुकेशन हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल मानी जाती है। ओके, इन कंक्लूजन, मॉरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन आर डिफरेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री। Moral education develop ethical behavior, good character based on universal human values, while religious education provide knowledge about religious belief and spiritual tradition. Both contribute to overall development of individual by promoting respect, responsibility, tolerance, and peaceful living. A balanced education that includes both moral values and understanding of religion help create responsible and compassionate and socially aware citizens. Moral education and religious education दोनों इंसान के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मॉरल एजुकेशन हमें अच्छा कैरेक्टर, एथिकल बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना सिखाती है। और वहीं अगर मैं रिलीजियस एजुकेशन की बात करूं तो हमारे रिलीजियस के बिलीफ, ट्रेडिशन, स्पिरिचुअल वैल्यू, इन चीज़ों को समझाने में हेल्प करती है। तो दोनों मिलकर रिस्पेक्ट, टॉलरेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं एंड एक पर्सन की लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, बेटर बनाते हैं। इसीलिए एक बैलेंस्ड एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन भी होना चाहिए और रिलीजियस एजुकेशन भी होना चाहिए। दोनों का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, ताकि सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट एंड सोशली अवेयर बन सके। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the different schools of Indian philosophy? Explain any two orthodox school of Indian philosophy. Indian philosophy is one of the oldest and richest philosophical tradition in the world. It deals with the important questions about life, truth, knowledge, God, soul, and liberation. Indian philosophy aims not only to gain knowledge but also to help people live a peaceful and meaningful life. It is broadly divided into two groups: orthodox and heterodox. इंडियन फिलॉसफीज दुनिया की सबसे पुरानी एंड रिच फिलॉसफी में से एक मानी जाती है। ये हमें लाइफ, ट्रुथ, नॉलेज, गॉड, सोल एंड इन सारी चीज़ों के बारे में समझाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो इंडियन फिलॉसफी का पर्पस सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि इंसान को एक पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीना सिखाना भी होता है। इंडियन फिलॉसफी को मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है ऑर्थोडॉक्स एंड सेकेंड है हेटेरोडॉक्स। लेट्स सी। फर्स्ट है ऑर्थोडॉक्स। These schools accept the authority of the Vedas. There are 6 orthodox schools: न्याय, टीका, सांख्य, योग, मीमांसा एंड वेदांता। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, यानी ये मानते हैं कि वेदास का जो नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है।
ये अगर हो सके तो आप याद रखने की कोशिश करना। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ये 6 schools लिखने ही हैं। हेटेरोडॉक्स स्कूल, these schools do not accept the authority of the Vedas. The main heterodox schools are Buddhism, Jainism and Charvak. तो जो हेटेरोडॉक्स स्कूल होते हैं तो ये स्कूल वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। इनके जो मेन स्कूल्स हैं वो कौन से हैं? बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवाक। स्टार्ट विद ऑर्थोडॉक्स स्कूल 1, सांख्य फिलॉसफी। Samkhya is one of the oldest school of Indian philosophy. It was founded by sage Kapila. It explains the world through 2 eternal realities: Purusha, Prakriti, the conscious of soul and the nature और matter. Okay, तो यहाँ पे हम सांख्य फिलॉसफी की बात करने वाले हैं। ये इंडिया की सबसे पुरानी स्कूल्स में से एक है। इसके फाउंडर कौन थे? सेज कपिल या कपिला आप बोल सकते हैं। सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया 2 इटर्नल रियलिटीज़ पर बेस्ड है। इटर्नल का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अमर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 रियलिटीज़ कौन सी है? पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब है आत्मा, ठीक है, कॉन्शियस सोल मतलब आत्मा, और प्रकृति का मतलब है नेचर। ठीक है, जो भी ये पेड़ पौधे हैं, फिजिकल वर्ल्ड है, ये प्रकृति में काउंट होते हैं। तो सांख्य फिलॉसफी कहती है कि इंसान इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो पुरुष और प्रकृति के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाता है। उनका ये कहना पड़ता है, ये देखिए आगे लिखा हुआ ही है, अकॉर्डिंग टू सांख्य ऑल लिविंग बीइंग्स सफर because they cannot distinguish between Purush and Prakriti. When a person realizes the difference between them, he or she attain मोक्ष। जैसे ही पर्सन को इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाता है वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है। सांख्य फिलॉसफी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। मेन फीचर्स ऑफ सांख्य: बिलीव इन 2 रियलिटीज, पुरुष एंड प्रकृति। ये हमने अभी देखा कि सांख्य फिलॉसफी 2 रियलिटीज़ पे बिलीव करती है। एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स थ्रू नेचर, गिव importance to knowledge for liberation, does not consider God necessary for explaining the universe. नॉलेज को इम्पोर्टेंस देती है, यानी जो फिलॉसफी है वो यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए गॉड को नेसेसरी नहीं मानती है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। सांख्य हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस अदर इंडियन फिलॉसफीज, स्पेशली योगा। ये जो सांख्य फिलॉसफी है इसने बाकी अदर फिलॉसफीज़ को तो बहुत इन्फ्लुएंस किया ही है, स्पेशली योग फिलॉसफी को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। ऑर्थोडॉक्स स्कूल 2, योग फिलॉसफी। योग स्कूल was founded by sage Patanjali. It is closely related to Samkhya philosophy but gives more importance to practice and discipline. Yoga teaches that control of the mind and body leads to spiritual growth and liberation. अब हम योग फिलॉसफी की बात करेंगे। कौन फाउंडर थे इनके? पतंजलि, सेज पतंजलि, याद रखेंगे आप। एंड योग फिलॉसफी का जो रिलेशन है वो सांख्य से ही है। ठीक है, काफ़ी क्लोज रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे किसे इंपॉर्टेंस दी गई है? प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस दी। यहाँ पर जो सांख्य फिलॉसफी है वो नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करती है एंड योग प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस करती है। योग कहता है कि अगर इंसान अपने माइंड बॉडी को कंट्रोल कर ले तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मोक्ष को काफ़ी इजीली हासिल कर सकता है। तो पतंजलि एक्सप्लेन द 8 लिम्स ऑफ योग। पतंजलि ने अष्टांग योग बताए थे, मतलब 8 लिम्स ऑफ योग बताए थे। लेट्स सी: यम मॉरल डिसिप्लिन, नियम सेल्फ डिसिप्लिन, आसन फिजिकल पोस्चर, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रत्याहार कंट्रोल ऑफ सेंसेस, धारण कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान मेडिटेशन एंड समाधि स्टेट ऑफ कंप्लीट स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? पतंजलि के अष्टांग योग में आती है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है और आप भी इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे याद करने के लिए आप न्यूमोनिक मेथड यूज़ कर सकते हैं ताकि इसे आसानी से याद किया जा सके। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर द मेन फीचर्स ऑफ योग। फोकस ऑन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बिलीव्स मेडिटेशन हेल्प कंट्रोल द माइंड, एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। योग फिलॉसफी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को मेंटल पीस मिले, जो माइंड है उस पर हम कंट्रोल पा सकें। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, हम गॉड का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करें। एम्स टू अचीव पीस, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। साथ में हम पीस अचीव कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन को समझ सकें एंड मोक्ष प्राप्त कर सकें। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर द कंक्लूजन देखते हैं। Indian philosophy provides deep knowledge about human life, spiritual growth. The 6 orthodox schools accept the authority of Vedas, while heterodox schools do not.
Among the orthodox school, Samkhya explained the reality through Purush and Prakriti, while Yoga emphasized discipline, meditation, self-control. Both schools guide individual toward wisdom and inner peace, liberation, making them highly valuable even in modern लाइफ. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडियन फिलॉसफी हमें लाइफ, ट्रुथ, सोल, लिबरेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में डीप नॉलेज देती है. इसके ऑर्थोडॉक्स स्कूल वेदास को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि जो हेट्रोडॉक्स स्कूल है वो वेदास को एक्सेप्ट नहीं करते. साम की फिलॉसफी हमें पुरुष एंड प्रकृति की रियलिटी एक्सप्लेन करती है, वहीं योग डिसिप्लिन, मेडिटेशन एंड सेल्फ कंट्रोल को एम्फेसाइज करता है. ये दोनों ही स्कूल इंडिविजुअल को गाइड करते हैं कि वो इनर पीस कैसे अचीव कर सकते हैं, लिबरेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, ताकि उनकी लाइफ हाईली वैल्यूएबल बन सके. लेट्स मूव ऑन फर्दर. Who are peers? Explain the value development through peers. Peers are the people who belong to the same age group, class, social group. They include friends, classmates, teammates, neighbors, and colleagues of a similar age. Children and young people spend a lot of time with their peers in school, colleges, playground, and social activities. Therefore, peers have a strong influence on a person's thought, behavior, attitude, and values. Now, peers वो लोग होते हैं जो हमारी एज ग्रुप या क्लास या सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं. जैसे फ्रेंड्स हो गए, क्लासमेट हो गए, टीममेट हो गए, नेबर्स हो गए, ठीक है, या सेम एज के कलीग्स हो गए. तो सिंपल वर्ड्स में जो लोग हमारी एज के होते हैं और जिनके साथ हम पढ़ते हैं, खेलते हैं या ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पीयर्स कहते हैं. तो जो यंग पीपल होते हैं या जो बच्चे होते हैं, ये अपना सारा टाइम या फिर हम कहें कि बहुत सारा टाइम स्कूल में, कॉलेज में, प्लेग्राउंड में या फिर सोशल एक्टिविटीज़ में ही अपने पीयर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. इसी वजह से पीयर्स का उनकी थिंकिंग पे, उनके बिहेवियर पे, हैबिट पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ गुड वैल्यूज़ एंड अ हेल्दी पर्सनैलिटी. अगर आपके बच्चे या फिर यंग पीपल अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो वो अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे. इन केस अगर वो गलत लोगों के साथ हैं, बोलते हैं ना संगति का असर, तो अगर वो गलत लोगों के साथ हैं तो वो गलत वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर वो अच्छे लोगों के साथ हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ हैं, तो वो अच्छी वैल्यूज़ डेवलप करेंगे और हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे. हु आर पीयर्स? पीयर्स आर द इंडिविजुअल हु शेयर सिमिलर एज, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस और एजुकेशनल बैकग्राउंड. They interact regularly, learn together and support each other in different situations. Unlike parents and teachers, peers influence each other through friendship, communication and shared experiences. Peer वो इंडिविजुअल होते हैं जिनकी एज, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस या एजुकेशनल बैकग्राउंड लगभग सेम ही होते हैं. करेक्ट? तो ये लोग एक साथ पढ़ते हैं या गेम्स खेलते हैं या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं. तो इसके थ्रू उनकी जो एक दूसरे की हैबिट्स है वो भी शेयर कर जाते हैं. तो पेरेंट्स और टीचर्स की तरह नहीं होता है यहाँ पे कि जो वो सिखा रहे हैं वो हम सीखेंगे, बल्कि यहाँ पे फ्रेंडशिप एंड डेली इंटरेक्शन के थ्रू ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लासमेट्स स्टडिंग टुगेदर, फ्रेंड्स प्लेइंग स्पोर्ट, स्टूडेंट वर्किंग ऑन अ ग्रुप प्रोजेक्ट आर ऑल पीयर्स. अब यहाँ पे जैसे क्लासमेट मिलकर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स एक साथ स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर स्टूडेंट्स ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो पीयर्स के ही एग्जाम्पल हैं. वैल्यू डेवलपमेंट थ्रू पीयर्स. Peers play an important role in developing moral, social, and personal values. Some important ways are, peers का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक पर्सन के मॉरल, सोशल, पर्सनल वैल्यूज़ डेवलप करने में. लेट्स सी हाउ. कोऑपरेशन. Peers teach the importance of working together. Group activities, games and projects help children learn teamwork, sharing and helping others. Now, जब बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं या गेम्स खेलते हैं तो टीम वर्क एंड एक दूसरे की हेल्प करना भी सीखते हैं यहाँ से. करेक्ट? यहाँ से वो क्या सीख रहे हैं कि हमें किस तरह से शेयरिंग करनी चाहिए, किस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए. रिस्पेक्ट फॉर अदर्स बाय इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. Students learn to respect different opinion, culture and belief. This develop tolerance and equality. Peers के साथ रहकर बच्चे अलग अलग कल्चर, रिलीजन और बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं एंड इससे जो दूसरों के ओपिनियन है, बिलीफ है, उसकी भी रिस्पेक्ट करना वो सीख जाते हैं. यानी उनमें जो टॉलरेंस है, जो इक्वालिटी की वैल्यू है वो डेवलप होती है. ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट के बारे में हम देखते हैं. स्ट्रॉन्ग friendship are based on honesty and trust.
Peers encourage each other to speak the truth, keep promises and be loyal. जब भी हम स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सच बोलना प्रमोट करते हैं कि यार सच बोलना, तूने ऐसे किया था कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप होता है, ऑनेस्टी वाली क्वालिटीज़ बिल्ड होती हैं एंड पीयर्स ही encourage करते हैं कि आप सच बोलिए, आप प्रॉमिसेस को रखिए, आप जो बोल रहे हैं उसे करिए, लॉयल रहिए, करेक्ट। ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हो रही है? पीयर्स के साथ ही डेवलप हो रही है। Responsibility, working in group teach student to complete their duties on time, take responsibility for their action. This build discipline and accountability. जब स्टूडेंट्स ग्रुप एक्टिविटीज़ में काम करते हैं तो हर किसी को अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन्हें निभानी भी पड़ती है। तो इससे टाइम पर काम कंप्लीट करना और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इसी प्रोसेस के थ्रू सीखा जाता है। इससे डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी भी डेवलप होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। ओके, एम्पैथी एंड काइंडनेस, फ्रेंड्स ऑफन सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। दिस डेवलप एम्पैथी, कंपैशन, काइंडनेस एंड द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। अच्छे फ्रेंड्स मुश्किल टाइम में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, करेक्ट। इससे क्या होता है? एम्पैथी डेवलप होती है एंड एम्पैथी का मतलब क्या होता है? दूसरों की जो फीलिंग्स है उसे समझना, उनकी हेल्प करना। तो इसी के साथ वो काइंडनेस और कंपैशन भी डेवलप करते हैं एंड साथ में एक अच्छा पर्सन भी बनते हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल, पॉजिटिव peers encourage one another to participate in discussion, sports and cultural activities. This improves self-confidence and communication skill. So अब पॉजिटिव peer group जो होता है वो बच्चों को डिस्कशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना, इन चीज़ों के लिए वो मोटिवेट करता है। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साथ ही जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी अच्छी होती है। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, पीयर ग्रुप्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम अ टीम लीडर, ऑर्गेनाइज इवेंट एंड सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर। दिस एक्सपीरियंस डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। अब क्या होता है कि पीयर ग्रुप में बच्चों को लीडर बनने की एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने की ये सारी चीज़ें भी, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हें मिलती है। इससे लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग ये स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। तो वो प्रॉब्लम मिलकर सॉल्व करते हैं एंड साथ में उसे सीखते भी है कि किस तरह से हमें डिसीजन लेना चाहिए एंड जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो भी उनमें डेवलप होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स, लेट्स सी। पीयर्स का दो तरह का इन्फ्लुएंस होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में क्या क्या होता है? गुड हैबिट्स एनकरेज हो जाती है, स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं अच्छी मतलब पढ़ाई करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए। ऑनेस्टी, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट जैसी जो क्वालिटीज़ हैं उनमें प्रमोट होती है। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उनकी जो सोशल स्किल्स है वो अच्छी होती है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, अगर कोई बच्चा गलत हरकतें कर रहा है, ठीक है, मतलब झूठ बोल रहा है या फिर किसी का मजाक उड़ा रहा है, तो हो सकता है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं वो भी कोई ना कोई बच्चे मतलब उस पर असर पड़ ही जाए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है, कैन क्रिएट प्रेशर टू फॉलो रॉन्ग एक्टिविटीज़। अब 4 बच्चे गलत कर रहे हैं तो 5वें को भी वही फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मे रिड्यूस सेल्फ कॉन्फिडेंस इफ कंपैरिजन बिकम अनहेल्दी। अगर कंपैरिजन चालू हो गया तो यू नो कि कंपैरिजन कितना ज़्यादा अफेक्टिंग होता है, बैड अफेक्ट उसका होता है। इसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अफेक्ट हो सकता है। देयरफॉर स्टूडेंट शुड चूज फ्रेंड्स हु हैव गुड वैल्यूज़ एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। इसलिए बच्चों को ऐसे फ्रेंड्स को चुनना चाहिए जिनकी वैल्यूज़ अच्छी हो और पॉजिटिव एटीट्यूड हो। Peers are an important part of person's life and greatly influence value development. Through friendship, cooperation, respect, honesty, empathy, and teamwork, they help shape a person's character and personality. Positive peer group encourage good behavior and moral values, while negative peer pressure can lead to harmful habits. Hence, choosing good friends and maintaining healthy peer relationship is essential for developing strong values and becoming a responsible citizen. पीयर्स हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, ओके। एंड ये फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ये सारी वैल्यूज़ को शेप करते हैं। तो पॉजिटिव पीयर ग्रुप अगर है तो हमें वो अच्छा इंसान बनाएगा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएगा।
वहीं अगर नेगेटिव पीयर ग्रुप है तो वो हार्मफुल हैबिट्स हमें डालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा हम पर। इसलिए हमें ऐसे फ्रेंड्स को चूज़ करना चाहिए जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, अच्छे वैल्यूज़ हों जिनमें, जो किसी को बुली नहीं करते हो, गलत हैबिट्स ना हो जिनकी। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हम पर ही अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। अगर सामने वाला अच्छा है तो वो हमें भी अच्छी चीज़ें सिखाएगा, करेक्ट। इसलिए अच्छे फ्रेंड्स चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड हेल्दी प्योर रिलेशनशिप मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ डेवलप कर सकें एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ मीडिया। Media is one of the most important part of modern society. It includes newspaper, television, radio, magazine, and digital platform such as website and social media. Media help people to stay informed about what is happening around them. It also influences public opinion, spread knowledge, and connects people across the world. In a democratic country, media is often called as fourth pillar of democracy because it supports transparency and accountability. अब बात आ रही है मीडिया की। सो मीडिया वो मीडियम है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ लोगों तक पहुंचती है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, किसके थ्रू हमें न्यूज़ मिलती है। टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, मैगज़ीन हो गया, है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसके थ्रू हमें सारी न्यूज़ मिल जाती है। तो मीडिया हमें देश एंड दुनिया में क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये लोगों को एजुकेट करता है, अवेयरनेस फैलाता है, पब्लिक ओपिनियन भी बनाता है। इसलिए डेमोक्रेसी में मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि मीडिया डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। रोल ऑफ मीडिया देखते हैं। Providing information. The main role of media is to provide accurate and timely information. It informs people about local, national, and international events. News about politics, education, health, sports, business, weather help people to stay updated. मीडिया का सबसे पहला रोल है इन्फॉर्मेशन देना। सो मीडिया हमें लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ बताता है। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, वेदर से रिलेटेड हो गया, ये सारी न्यूज़ हमें कौन बताता है, मीडिया बताता है। इससे लोग हमेशा अपडेटेड रहते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस, मीडिया क्रिएट अवेयरनेस अबाउट important social issues such as education, environmental protection, health, women rights, child rights, and cleanliness. Awareness campaign encourage people to make positive changes in society. मीडिया का दूसरा important रोल है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। तो मीडिया लोगों को इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ के बारे में भी अवेयर करता है। जैसे कि एजुकेशन में ये प्रॉब्लम है, यहाँ के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, यहाँ साफ़ सफाई नहीं है। सो इसके थ्रू अवेयरनेस कैंपेन की वजह से लोग सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं। ओके, सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in democratic country. It informs citizens about government policies, election, public issues. It also questions the actions of leaders and helps ensure transparency and accountability. मीडिया डेमोक्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इलेक्शन एंड पब्लिक इश्यूज़ की इंफॉर्मेशन सिटीजन तक पहुंचाता है। साथ ही गवर्नमेंट के काम पर भी नज़र रखता है। अगर कहीं भी गलती हो या करप्शन हो तो मीडिया उसे लोगों के सामने लाती है। इसी वजह से गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है। अकाउंटेबल मतलब अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना। लेट्स मूव ऑन टू फंक्शंस ऑफ मीडिया। Educational function. Media provides educational content through news, documentaries, educational television program, online classes, articles. It helps student, teachers, and general public gain knowledge, improve their understanding of different subject. मीडिया एजुकेशन का भी एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है। न्यूज़, डॉक्यूमेंट्रीज, ऑनलाइन क्लास, ये सारी चीज़ों के थ्रू स्टूडेंट एंड कॉमन पीपल नॉलेज गेन करते हैं। एंड आज के टाइम में कि सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, करेक्ट। मतलब इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया ये लर्निंग को और भी आसान बना रहा है। एजुकेशन एंटरटेनमेंट फंक्शन, मीडिया एंटरटेन पीपल थ्रू मूवीज़, television shows, music, sports, comedy, online videos. Entertainment reduce stress,
प्रोवाइड रिलैक्सेशन आफ्टर डेली वर्क। अब मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया लोगों को एंटरटेन भी तो कर रहा है, मूवीज़ के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, कॉमेडी के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू वो लोगों को एंटरटेन भी कर रहा है कि लोग इतना थक के आते हैं, इतना स्ट्रेस से आते हैं, तो इसके बाद उन्हें थोड़ा आराम चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, मीडिया प्रोवाइड कर रहा है। सोशल फंक्शन, मीडिया ब्रिंग together by sharing different culture, tradition and ideas. It promote unity, social harmony and cultural understanding. It also encourage discussion on social issues. मीडिया अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन को लोगों तक पहुंचाता है, इससे लोग एक दूसरे का कल्चर समझते हैं एंड रिस्पेक्ट भी करते हैं। मीडिया सोशल हार्मनी एंड यूनिटी को भी प्रमोट करता है इसी के थ्रू, एंड इससे जो सोशल इश्यूज़ पे डिस्कशन है वो भी एनकरेज होते हैं। इकोनॉमिक फंक्शन, मीडिया सपोर्ट्स बिजनेस बाय एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। Advertisement help new company reach customer and also provide useful information to consumers about new product and offers. मीडिया बिजनेस की हेल्प भी करता है, कंपनीज एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाती है। कंज्यूमर्स की जो नए प्रोडक्ट हैं, नए ऑफर्स हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन उनको मीडिया के थ्रू मिलती है। इससे बिजनेस एंड इकोनॉमी दोनों को ही फ़ायदा होता है। वॉचडॉग फंक्शन, मीडिया एक्ट एज अ वॉचडॉग बाय एक्सपोजिंग corruption, crime, injustice and misuse of power. Investigative journalism help protect the public interest and encourage honesty in government and society. मीडिया को वॉचडॉग भी कहा जाता है। वॉचडॉग का मतलब जो सोसाइटी पर एंड गवर्नमेंट पर नज़र रखे। तो मीडिया करप्शन, क्राइम, मिसयूज़ ऑफ पावर, ये सारी चीज़ों को एक्सपोज भी करता है, एंड जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है इसके थ्रू सच को सामने भी लेकर आता है। इससे ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है। Public opinion formation. Media influence the way of people think about the important issue through news, report, debate, editorial discussion. It helps people informed opinions and participate in public life. अब मीडिया लोगों की जो सोच है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। न्यूज़ रिपोर्ट हो गई, डिबेट हो गया, एडिटोरियल हो गया, डिस्कशन हो गया, इनके थ्रू लोग किसी इशू को समझते हैं एंड अपना ओपिनियन भी बनाते हैं। इसी की वजह से मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इट इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल. It strengthens democracy by promoting transparency, accountability, while giving citizens a platform to express their views. However, media should always provide truthful, unbiased, and responsible information. When used wisely, media become a powerful tool for education, social progress and national development. अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो मीडिया सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, करेक्ट। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये हमें एजुकेट करता है, अवेयर करता है, एंटरटेन करता है, एंड ये जो डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड लोगों को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म भी देता है। तो ये हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, एंड इसीलिए मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज का काम करता है, एंड देश की डेवलपमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि ये जो भी सच होता है वो हमारे सामने लेकर आता है बिना किसी मिलावट के, एंड एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है। किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू। अगर इसे प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एजुकेशन के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए एंड नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।